नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। खरीफ मौसम में मूंगफली की खेती है लाभकारी। फलों की उन्नत किस्मों का चयन करें, अधिक फलोत्पादन पाएं। खरीफ मौसम में ली जाने वाली तिलहनी फसलों के अंतर्गत मूंगफली की बात की जाए तो इसकी खेती शिवपुरी, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़, झाबुआ आदि जिलों में बहुत से किसान भाई बड़े स्तर पर करते हैं और जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं उनके लिए वर्तमान समय इसकी बुआई के लिए उपयुक्त चल रहा है। तो आप इसकी खेती से अधिक पैदावार लेने के लिए उन्नत प्रजातियों का चुनाव कर बुआई किस तरह से करें, इसकी जानकारी दे रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुनेरा की विषय विशेषज्ञ रीना शर्मा। जैसा कि किसान भाइयों, आज मैं आपसे चर्चा करूंगी कि खरीफ का मौसम आने वाला है और जिसमें कि हम कई तरह की दलहनी और तिलहनी फसलें खरीफ में लगाते हैं, जिसमें से हमारी एक मुख्य फसल है मूंगफली, जो कि तिलहनी फसल है और भारत में इसका तिलहन में काफ़ी योगदान है। किसान भाइयों, मूंगफली की उन्नत किस्मों की बात करें तो आप इसमें RJ 425, 120, 130 और MA 10, 125 और 13 ले सकते हैं। इसी प्रकार JG 20 भी बहुत अच्छी वैरायटी है और RJ 382। इसके बाद मैं किसान भाइयों ये कहना चाहूँगी कि आप जब भी किस्म का चयन करें तो हर जगह की जलवायु और मिट्टी की दशा अलग अलग होती है। आप अपने क्षेत्र में जो विकासशील किसान हैं, जो भी अच्छा जो ज्ञान रखते हैं इस चीज़ के किस्मों के बारे में, उनसे आप संपर्क करके अच्छी से अच्छी वैरायटी आप अपने क्षेत्र के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो जो किसान भाई खरीफ मौसम में इसकी खेती करना चाहते हैं वे इस समय इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली भुरभुरी दोमट भूमि अच्छी होती है। खेती की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा करके समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है कि खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग आप मृदा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर करें। अब बात आती है महत्वपूर्ण कि हम इसमें उर्वरक की कितनी मात्रा रखें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बता दें, यदि आपकी के पास गोबर का सड़ा हुआ खाद है, नाड़ेप है, तो आप इसका उपयोग जरूर करें, जो कि आप जो अंतिम जुताई करते हैं उस समय हम इसको खेत में डाल सकते हैं। अब आती है बात NPK की। तो ये चूँकि तिलहनी फसल है, इसमें नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हम इसका NPK का रेशियो 20-60-20 रखते हैं। मूंगफली में गंधक का विशेष महत्व है, जिसके लिए हम जिप्सम 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अंतिम जुताई के समय डाल सकते हैं। जहाँ तक बीज दर की बात है तो इसकी झुमका किस्मों के लिए बीज की मात्रा 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फैलने वाली किस्मों के लिए 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। बीजों को हमेशा किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। किसान भाइयों, फसल को कीट रोग से बचाने में बीजोपचार का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर सीड में हम बीज उपचार नहीं करते हैं तो हमारे कई तरह के रोग आते हैं। इसके लिए हम कार्बोक्सिन जो आता है 37.5% प्लस थायरम 37.5% की
की दर से 2.5 किलोग्राम बीज के हिसाब से हम इसमें उपचारित कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक और उपचार कर सकते हैं, कार्बनडा जिम आता है, और दूसरा है ट्राइकोडर्मा विरिडी, जिसमें हम 1-1 ग्राम की मात्रा प्रति किलोग्राम के हिसाब से हम इसकी को उपचारित कर सकते हैं। इसके बाद कीटनाशक दवा इमिडाक्लोपिड 6 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें और इसके बाद राइजोबियम कल्चर 5 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के मान से शोधित कर लें, क्योंकि जैव उर्वरकों से उपचार करने से मूंगफली की उपज में 15 से 20% बढ़ोतरी की जा सकती है। किसान भाइयों, मूंगफली के बीजों की बुआई लाइनों में करें। किसान भाई, इसमें थोड़ा आप प्लांट टू प्लांट और रो टू रो की ध्यान रखेंगे तो हमारा उत्पादन बहुत अच्छा होगा। इसमें हम पौधे कतार से कतार जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे 10 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं। ये हमारी ये झुमका किस्म की जो होती हैं उनमें कतार से कतार 30 और प्लांट से प्लांट 10। अब अर्ध विस्तारित किस्में हैं, उसमें आप 45 से 15 सेंटीमीटर की दूरी रख सकते हैं। और किसान भाई, आप बीज की गहराई पर भी ध्यान दें। इसमें आप 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर आप बीज को बोएं। मूंगफली फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए पेंडिमेथिलीन खरपतवार नाशी की 3.3 लीटर मात्रा को 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 2 दिन के अंदर स्प्रे कर दे, जिससे खरपतवारों का जमाव नहीं होगा और फसल खरपतवार मुक्त रहकर बढ़वार अच्छी करेगी और ऐसे फसल से आगे चलकर किसान भाइयों को अच्छी उपज मिलेगी। किसान भाइयों, मैंने आपको जो भी जानकारी दी है, छोटी छोटी जो भी बातें बताई हैं, आप इसका विशेष ध्यान रखें और विशेष ध्यान रखकर आप मूंगफली की फसल से बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, जो कि आपको काफी लाभप्रद होगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दूसरे दिन भी जारी रहेगी स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल। चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था, मरीजों को इलाज में हो रही परेशानी। दुर्ग में फर्जी ईडी बनकर 2 करोड़ की ठगी में अब तक 9 गिरफ्तार। आरोपियों को महाराष्ट्र से दुर्ग लेकर पहुंची पुलिस। ठगी के 1.25 करोड़ बरामद। बलौदाबाजार में चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर विक्रम सिंह गिरफ्तार। 3000 से ज्यादा लोगों को ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान अक्सर बागवानी के लिए पुरानी फल वृक्षों की कलमों और बीजों का प्रयोग करते हैं, जिससे उन्हें पैदावार कम मिलती है। अगर किसान फलों की नई विकसित किस्मों की खेती करें तो पुरानी किस्मों की अपेक्षा अधिक पैदावार ले सकते हैं। तो आज हम आपको विभिन्न फल वृक्षों की नई विकसित उन्नत किस्मों के बारे में बताएंगे। तो इसके लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत में फलों की खेती माल निर्यात करने के लिए एक प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्र है और इस प्रकार यह अंतर्राष्ट्रीय राजस्व की अच्छी मात्रा में कमाई करता है। अगर उन्नत तकनीकों को अपनाकर किसान खेती करे, इस दायरे को और बढ़ा सकते हैं। अभी ज्यादातर किसान देसी किस्मों की खेती करते आ रहे हैं, जिसमें आशानुरूप उत्पादन नहीं मिलता है, जबकि आज कई उन्नत प्रजातियां विकसित हो चुकी हैं, जिनमें पैदावार तो अधिक होती ही है, साथ ही इनमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा और रोग व कीटों से लड़ने की क्षमता भी अधिक होती है। अगर बागवानी क्षेत्र में देखें तो इस क्षेत्र में कई नई किस्में विकसित हो चुकी हैं, जो कि कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन देती है। आम की किस्मों की बात करें तो सघन बागवानी के लिए आम्रपाली, गुलाब खस, मलिका का नाम प्रमुख तौर पर आता है।
इसी तरह सामान्य बागवानी के लिए जर्दालू, मालदा, दुधिया, मालदा, सिपिया, लंगड़ा, दशहरी, पहाड़ फर, सिंदुरिया, रत्ना, मंजीरा, सबरी, राजेंद्र राम सिंधु आदि को लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अमरूद की लोकप्रियता कम नहीं, इसकी बागवानी भी सघन और सामान्य दोनों रूप में की जाती है। इसकी उन्नत प्रजातियों में इलाहाबादी सफेदा, पंत प्रभात, लखनऊ 49, ललित, श्वेता, मृदुला, सीडलेस अमरूद, नासिक धारदार, पंजाब पिंक, अर्का अमूल, एप्पल, गुआवा, चित्तीदार आदि प्रमुख किस्में हैं। इन किस्मों की खेती आप कर सकते हैं। अगर केले की उन्नत किस्में की बात करें तो इसकी खेती सब्जी और फल दोनों के लिए की जाती है, जिसमें सब्जी वाले केला किस्में बतीसा, मुठिया, कचकेल आदि प्रमुख है। वही फलों के लिए अल्पान, चंपा, मालभोग, रोबस्टा, चिनिया, डवार, कावेडेंस, चीनी चंपा, बरसाई आदि किस्मों का प्रयोग कर सकते हैं। पपीते की किस्मों की बात करें तो पूसा, डेलिशियस पूसा, मैजेस्टी पूसा, जायनट पूसा, ड्वार्फ पूसा नन्हा, CO1, रेडी लेडी 786, कुर्क हनी, वाशिंगटन, कोयम्बटूर आदि में से किसी भी किस्म का चुनाव कर सकते हैं। इसी तरह नींबू वर्गीय फलों की बात करें तो इसमें कागजी नींबू के लिए पूर्वी कागजी नींबू, विक्रम, प्रामलिनी, सिलेक्शन 49, सीडलेस आदि प्रमुख है। वही नींबू के लिए नेपाली, ओवलांग, पंत लेमन, आसाम लेमन, गंधराज, बारामसी आदि प्रमुख किस्में हैं। वही अनार की बात करें तो इसकी खेती का दायरा भी हमारे क्षेत्र से बढ़ रहा है। इसकी उन्नत किस्मों में गणेश, भगवा, रूबी, सुपर भगवा आदि प्रमुख किस्में हैं। इनकी खेती भी सघन और सामान्य तौर पर कर सकते हैं। बागवानी करने से पहले कुछ बातों पर खास ध्यान दें, जैसे पेड़ों की किस्में हमेशा भूमि के अनुसार ही चुनें। कम उपजाऊ भूमि में कलमी आम नहीं लगाएं। ऐसे स्थान में अमरूद आदि कठोर किस्में ही लगाएं। इसी प्रकार थोड़ी रेह वाली और खराब जमीन में लिसोड़ा, बेर, आंवला आदि के पेड़ ही लगाएं। पानी ठहरने वाले स्थान में तुरमिले फल के पेड़ जैसे संतरा, माल्टा, नींबू आदि नहीं लगाएं। किस्मों का चुनाव उस स्थान की जलवायु के अनुसार ही करनी चाहिए। वही नए पौधों को भी विश्वसनीय संस्थाओं से ही खरीदना चाहिए ताकि स्वस्थ और शुद्ध क्वालिटी के पौधे मिल सके। एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि फल के पेड़ों की वे किस्में हमेशा लगाना लाभप्रद रहता है जिनकी फलों की मांग बाजार में काफी है और किस्मों के फलों के दाम बाजार में अच्छे मिलने की उम्मीद है। सस्ते रद्दी किस्म के फल के पेड़ लगाना लाभप्रद नहीं होता, इसलिए किस्मों के चुनाव के लिए उद्यान विभाग के कर्मचारी से राय लेकर बाग लगाना ठीक रहता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels. निवेश के नाम पर 3 करोड़ 45 लाख ठगे। कोरबा में शराब पीकर स्कूल पहुंचा शिक्षक RS पैंकरा, मना करने पर साथी शिक्षकों को धमकाया। सौतरेंगा शासकीय माध्यमिक स्कूल का मामला। रायपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की एक और कार्रवाई। वीरभद्र नगर से प्रतिबंधित नशीली टैबलेट बेचते महिला और 2 गिरफ्तार समेत 2 गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 1714 टैबलेट जब्त। रायगढ़ में चिटफंड कंपनी का फरार डायरेक्टर गिरफ्तार। चक्रधर नगर पुलिस ने रायपुर से पकड़ा। प्रतिष्ठा इन्फोकॉन चिटफंड कंपनी का है डायरेक्टर। शक्ति प्रदर्शन के बाद अजित पवार गुट ने ठोका एनसीपी के नाम और निशान पर दावा। चुनाव आयोग से फैसला लेने की अपील। शरद पवार बोले, नहीं जाने दूंगा पार्टी का निशान। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार के अटकलें अचानक से तेज। मध्य प्रदेश से 3 बीजेपी सांसदों को बुलाया गया दिल्ली। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से होगी मुलाकात। दिल्ली में कोर्ट के बाहर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। कड़कनाथ मुर्गा
दुनिया भर में अपनी खास पहचान बना चुका है। भारत में इस कारोबार का मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश के झाबुआ में है, लेकिन अब धीरे धीरे देश में दूसरे राज्यों में भी लोग कड़कनाथ मुर्गा पालन की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि इसका मांग सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है, जिससे बाजार में इसकी तेजी से मांग बढ़ रही है। अगर आप भी कड़कनाथ मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो किन किन बातों पर खास ध्यान दें, आइए जानते हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर अमित कुमार से। मुर्गी जो पालते हैं, मुर्गी पालन का ही तरीका है कड़कनाथ का। कुक्कुट का एक प्रजाति है जो अपने ब्लैक मीट के लिए फेमस होती जा रही है, पहले से भी लोग जानते हैं। इसका खास बात यह है कि इसका जो मीट है वो उसमें प्रोटीन 25 से 70% है और कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का, उसका बहुत कम मात्रा है, 0.7 to 1.02% तक होता है। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो आपकी आय का अतिरिक्त साधन बन सकता है। ये व्यवसाय बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है और इस व्यवसाय में मुनाफा भी काफी ज्यादा है। अगर हम बात कड़कनाथ मुर्गे की करें तो इसमें प्रोटीन तो होता ही है, साथ ही इसमें बहुत सारे औषधि गुण भी होते हैं। दरअसल कड़कनाथ प्रीमियम नस्ल है। इसका दाम आम चिकन की तुलना में 3 गुना ज्यादा तक होता है। चटक काले रंग के इस मुर्गे में फैट ना के बराबर होता है और इसकी मीट का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये स्पेशल होता है एडेप्टेबिलिटी के लिए, कहीं भी ये अच्छे से अनुकूलन करके रह सकता है। किसान को बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना बीमारी बहुत ज़्यादा फैलता है, तो ये एडेप्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है। और इसके शरीर में लगभग हर चीज़ ब्लैक होता है, यही इसकी पहचान है। इसका पंख, इसका चोंच, इसका स्किन, इसके फेदर्स, ये सारी चीज़ ब्लैक, कॉम, बैटल, हर चीज़ ब्लैक कलर का होता है। लोगों का पहले तो ये मध्य प्रदेश में ये प्रजाति वहाँ की ओरिजिनेटेड है। मध्य प्रदेश में काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट के आसपास इसका ओरिजिन माना जाता है और कुछ ट्राइबल लोग इसको पहले पालते थे। धीरे धीरे ये पूरे देश में फैला है, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि इसका कंजम्पशन बहुत बढ़ गया, लोगों में इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है, तो उसके चलते इस ब्रीड पे एक खतरा एक्सटिंक्शन का आ गया है कि ये कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो सरकार ने कड़कनाथ पोल्ट्री ब्रीडिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो इस ब्रीड का पालन पोषण करे। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले समेत कुछ अन्य जिलों में मुर्गी की ये खास नस्ल पाई जाती है, जिसे कड़कनाथ के नाम से जाना जाता है। विटामिन B1, B2, B6, B12, C, E, नियासिन, कैल्शियम, फास्फोरस, हीमोग्लोबिन भरपूर मात्रा में इसमें होता है। इसके मीट में सफेद चिकन के मुकाबले कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है और अमीनो एसिड अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका खून, हड्डियां और पूरा शरीर काला होता है। ये दूसरी मुर्गियों की तुलना में लाभकारी है। जो भी आप पोल्ट्री फार्मर हैं वो अगर ये पालना चाहते हैं तो उसको पाल सकते हैं। इसका जो शरीर का वज़न है बिल्कुल अपना देसी मुर्गी की तरह है। जो नर मुर्गा है उसका वज़न 1.4 to 1.8 to 2 kg तक होता है और मादा जो है वो 1.4 to 1.8 kg तक होता है। और अभी जो फ़िलहाल इसका डिमांड है, सबसे ज़्यादा महंगा मांस इसका मिलता है। मुर्गी पालक किसान हैं जो मुर्गी पालते हैं वो इसको डीप लीटर सिस्टम में पालें तो अच्छा रहेगा। कुछ बेडिंग मटेरियल दे दें और हवादार घर हो, वेंटिलेशन अच्छा हो, साफ़ सफाई हो और स्पेस कम से कम 1 to 2 स्क्वायर फीट पर बर्ड होना चाहिए। एक मुर्गी के लिए 1 स्क्वायर फीट से 2 से 2.5 स्क्वायर फीट तक का स्पेस अच्छा माना जाता है। इसके बाद जो इसका चूजा है बहुत जगह मिलने लगा है, पहले मिलता नहीं था, लेकिन अब लोगों की इसके प्रति जागरूकता बढ़ी है, तो जो भी मुर्गी का चूजा सप्लाई करते हैं लगभग वो
पोल्ट्री यूनिट में भी इसका चूजा उपलब्ध है। किसान चाहे तो यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। चूजा मिलते ही आप उसका सबसे पहले जो चूजा का प्रबंधन तरीका है वो ब्रूडिंग सिस्टम अपनाएं, और ब्रूडिंग में आप जो मुर्गी के चूजे के लिए करते हैं वही इसके लिए भी करना ज़रूरी है कि एक लाइट सोर्स होना चाहिए और खाने दाना का पानी का व्यवस्था होना चाहिए। टीकाकरण की ज़रूरत इसमें बहुत कम होती है। ये डिजीज़ रेसिस्टेंट ब्रीड माना जाता है, लेकिन फिर भी आपको कुछ टीका लगा देना चाहिए, जैसे कि रानीखेत डिजीज़ का, गम्बोरो डिजीज़ का, फॉल पॉक्स का। ये टीका बहुत ज़रूरी होता है। कड़कनाथ 3 से 4 महीने में 1 से 1.5 किलो के हो जाते हैं और करीब 5 माह में 2.5 किलो के हो जाते हैं। प्रतिवर्ष लगभग 100 से 120 अंडे देते हैं। इस नस्ल को तैयार करने में करीब 200 रुपए का खर्च आता है और ये बाजार में 600 से 900 रुपए प्रति किलो आसानी से बिक जाता है। अगर आप कड़कनाथ मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो जिले के किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके अलावा राज्यों के पशुपालन विभाग में भी इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो जो एक चूजा का रिक्वायरमेंट है 10 से 15 ग्राम अनाज प्रतिदिन है, वो उम्र बढ़ने के साथ साथ वो रिक्वायरमेंट बढ़ते जाता है। एक सप्ताह में 5 ग्राम आप उसका दाना जो मिश्रण आता है पोल्ट्री फीड वो आप देते हैं, उसकी मात्रा आप बढ़ाते जाएं और एक एडल्ट बर्ड कम से कम उसका 70-80 ग्राम से 100 ग्राम तक पर डे वो खाना खाती है। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खमरिया जिला रायसेन से उत्तम सिंह जी ने। आप सोलर फेंसिंग के बारे में जानकारी चाहते हैं तो उत्तम जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आजकल आप किसी भी क्षेत्र में चले जाए, पहाड़ी क्षेत्र में चले जाए, मैदानी क्षेत्र में चले जाए, ये जो आवारा पशु है, जंगली पशु है, इनकी जो तादाद है, इनका जो नंबर है बहुत ज़्यादा हो गया है और ये फसलों को इतना नुकसान करते हैं कि कई बार फसल बीजने के बाद कई बार किसान को बीज की मात्रा के बराबर भी फसल उपलब्ध नहीं हो पाती है। किसानों की फसल बेमौसमी बारिश, कीट और रोगों के अलावा कभी कभी बंदर, आवारा पशु, नीलगाय या छोटा जानवरों की वजह से कई बार किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। इसके लिए किसान कई तरह के उपाय भी अपनाते हैं, लेकिन कभी कभी यह उपाय पूरी तरह से कारगर साबित नहीं हो पाते हैं। ऐसे में किसानों के लिए फसल सुरक्षा कवच एक वरदान साबित हुआ है, सोलर फेंसिंग सिस्टम। सोलर फेंसिंग भी एक टेक्निक है जिसके माध्यम से किसान अपनी फसल को बचा सकते हैं। ये इस तरह सोलर फेंसिंग के साथ 3 या 4 फुट तक चेन लिंक फेंसिंग लगाई जाए तो उससे जानवर अंदर नहीं आ सकता है। उससे ऊपर जैसे बंदर है या दूसरे कई जानवर, लंगूर है या और इस तरह के जानवर हैं जो छलांग लगा के क्रॉस कर सकते, तो उनके लिए हम सोलर फेंसिंग के प्रयोग से भी जानवरों को रोक सकते हैं और फसल को बचा सकते हैं। हमारे पास छोटे छोटे जानवर होते हैं, बंदर है, खरगोश है, कक्कड़ है, ये नीचे से बड़े आराम से अंदर आ जाते हैं। तो इनके लिए जो चेन लिंक फेंसिंग है बड़ी कारगर है, बड़ी इफ़ेक्टिव साबित होती है। और ऊपर जो हमारे पास 4-5 तारें जो है वो उनमें करंट होता है, वो हम सोलर जो पैनल लगाते हैं उससे बैटरी चार्ज होती रहती है और उसमें जैसे ही जानवर अंदर आने की कोशिश करता है तो उसमें एक करंट का झटका लगता है, वो फिर हिम्मत नहीं करता है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारा नील गाय है या बारहसिंगा है या घोड़ला है, ये जो है ये 5-6 फुट की छलांग भी लगा लेते हैं। तो अगर 5-6 फुट तक हमारी चेन लिंक फेंसिंग है या 3 से 6 फुट के बीच तक के हमारे पास चेन लिंक फेंसिंग है तो ये अंदर नहीं आ सकते हैं। उसके बावजूद इस चेन लिंक फेंसिंग के साथ साथ हमारे पास कई बार पेड़ पौधे लगे होते हैं, उनके ऊपर से बंदर जंप लगा लेता है। तो कोशिश ये रहे कि इनके नज़दीक कोई ज़्यादा बड़ा पेड़ ना हो ताकि बंदर उस पेड़ के माध्यम से अंदर आ सके, जंप लगा सके। और इसके साथ साथ और ऐसी झाड़ी ना हो जो
तारों के कांटेक्ट में संपर्क में आ सके, तो उससे बैटरी को थोड़ा नुकसान होता है। तो इस जहाँ जहाँ ये सोलर फेंसिंग लगी होती है, इसके कांटेक्ट में इस तरह का कोई टहनी कांटेक्ट में ना आए या ऐसी कोई झाड़ी ना हो जो ग्रोथ लेके उसमें ना शॉर्ट होने का डर रहता है, उसमें बैटरी को डैमेज होता है। तो जब भी इस तरह की फेंसिंग लगानी है तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। और इन जो सोलर फेंसिंग के जो आप पोल देख रहे हैं, इनके कम से कम 6 से 7 फुट की हाइट होना बड़ा ज़रूरी होती है। अगर इससे कम हाइट रखें तो जानवर कई बार अंदर आने की कोशिश कर लेता है। तो 7-1 फुट की हाइट तक हम इन पोल को रखते हैं। और ये फेंसिंग इस तरह की है कि एक बार लगाने से ये कई साल तक किसान का काम देती है। और इसमें सरकार सब्सिडी भी देती है, सोलर फेंसिंग लगाने के लिए सरकार के से सब्सिडी भी मिलती है। प्रदेश के जो किसान भाई शासन द्वारा अनुदान लेकर अपने खेत में सोलर फेंसिंग सिस्टम लगाना चाहते हैं, तो इसकी जानकारी के लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग से संपर्क करें। तो इस तरह के अगर फेंसिंग किसान लगाता है और कुछ समूह में भी कुछ ग्रुप ऑफ फार्मर्स भी इस फेंसिंग को लगा सकते हैं, ताकि वो अपनी फसल को जो बड़ी मेहनत से उन्होंने तैयार की होती है उसको वो बचा सके। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।